भारतीय मीडिया गिर गई। पिछले साल 151वें नंबर पे थे प्रेस की स्वतंत्रता में, अभी 157। ये लोग कौन हैं जो प्रेस का फ्रीडम का इंडेक्स निकाल रहे हैं? हम इनकी विश्वसनीयता कैसे हम मान लें? ना मानने से कोई सच जो है वो झूठ हो जाएगी। जो सरकारें एडवर्टीजमेंट का पैसा दे रही हैं, उनका दबाव होता है क्या दिखाओगे क्या नहीं दिखाओगे। उत्तराखंड की एक घटना है, जो राजकीय अस्पताल है उसके अंदर बैठकर कुछ लोग शराब पी रहे हैं। एक यूट्यूबर जो है वो रिपोर्ट करता है, उस यूट्यूबर की मौत हो जाती है। मुकेश चंद्राकर वो रिपोर्ट करता है सेप्टिक टैंक में उसकी लाश मिलती है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इस गिरावट की कोई मतलब अंतिम बिंदु कोई नजर नहीं आता है कि कहां तक गिरेंगे। आज की तारीख में पत्रकारिता करना न तो सुरक्षित है और ना ही बहुत ज्यादा आपको, इसमें रिलीजियस प्रेशर भी है, इसमें कल्चरल प्रेशर भी है, इसमें सोशल प्रेशर भी है, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी है और इसमें लीगल प्रेशर भी है। पाकिस्तान की क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है, अरे फिलिस्तीन पैलेस्टाइन की क्या स्थिति है, लेकिन जब लिस्ट आती है तो हम इन देशों से पीछे नजर आते हैं, या तो हम गलत मान करके बैठे हुए हैं। आम जनमानस को तो यही लग रहा था कि 56 इंच का सीना वाला जो व्यक्ति है वो हमारा प्रधानमंत्री है। जब वो विदेशों में जाता है तो सब लोग जो है लंबलोट हो जाते हैं उसके सामने। अभी फिलहाल ऐसा है कि हमें अपने घर में प्लास्टर करवाने की जरूरत है, और प्लास्टर तो छोड़ दीजिए, हमें अपने घर में फिलहाल ईंट जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये ईंट बुलडोज कर दी गई है। खास तौर से हिंदी मीडिया का जिक्र होता है। मीडिया जो है पॉलिटिकल पार्टी का पीआर एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जो मीडिया के कर्मचारी हैं अपनी मजदूरी मांगने लगे ना, ये लोग भागते फिरेंगे, क्योंकि रातों रात ये लोग फायर कर देते हैं 250-250, 300 लोगों को एक एक चैनल से। व्हाट इज दैट? नौकरी की सेफ्टी नहीं है, कभी भी रात में फायर कर देते हैं। ये वर्क कल्चर है मीडिया का। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। एक बार फिर भारतीय मीडिया गिर गई। जी हाँ, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का आया हुआ है, पता चल रहा है कि हम फिर गए और नीचे चले गए। हम पिछले साल 151वें नंबर पे थे प्रेस की स्वतंत्रता में, अभी 157 नंबर पे पहुंच चुके हैं। स्थिति यानी हमारी खराब होते जा रही है। इसके साथ एक और न्यूज बता देती हूँ कि सत्यम वर्मा जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, यूएनआई हिंदी के पूर्व संपादक हैं, वो 17 तारीख से जेल में हैं, क्योंकि वो मजदूरों से जो जुड़ा आंदोलन हुआ था उसको कवर भी कर रहे थे, उसमें शामिल हो रहे थे, और उनको अभी तक जो है जमानत नहीं मिली है। इसको लेकर के कई वकीलों के समूह ने शिकायत भी दर्ज कराई है कि उनके साथ तो उत्पीड़न हो रहा है, और उनके साथ साथ 4-5 लोग और हैं जिनको हिरासत में रखा गया है। तो पत्रकारों की ये स्थिति है। हालांकि मेरा तो काम है ये सवाल करना कि हम, ये लोग कौन हैं जो प्रेस का फ्रीडम का इंडेक्स निकाल रहे हैं? हम इनकी विश्वसनीयता कैसे हम मान लें? ये अगर ये विदेशी हैं तो ये तो अपने वालों के हिसाब से करेंगे। अरे हर जगह पे अमेरिकाकरण हो ही रहा है, तो हम क्यों माने इनकी बात? मत मानिए। ये अच्छा जवाब था गुरु। कोई नहीं मान रहा है आजकल। आजकल आंकड़ों को मान कौन रहा है? आजकल असहज कर देने वाली सच्चाई जो है या रिपोर्ट्स जो है उनको मान कौन रहा है? सरकार या सरकार का समर्थन करने वाले लोग कहाँ मान रहे थे शुरुआत में कि कुंभ में भगदड़ हुई थी? लोग कहाँ मानते हैं कि मजदूर 13,000 और 12,000 रुपए में अपनी आजीविका नहीं चला सकते? लोग कहाँ मानते हैं कि किसी का भी पेज ब्लॉक कर देना, पेज बंद कर देना जो है वो गैर वाजिब है, ऐसा नहीं करना चाहिए? लोग कहाँ मानते हैं कि प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए? तो एक बहुत बड़ा तबका इस इल्यूजन में जी ही रहा है कि उनके ना मानने से कोई सच जो है वो झूठ हो जाएगी। कौन लोग हैं, क्या विश्वसनीयता है, ये आप कैसे रेखांकित करेंगी? आप रेखांकित करेंगी किन आधारों पे उन्होंने ये लिस्ट बनाई है? आधार क्या है? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है इसका कि किसी भी मुल्क में मीडिया फ्रीडम को सपोर्ट करने के लिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के खिलाफ खड़े होने की कितनी इजाजत है, कितनी आज़ादी है। मतलब जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है मीडिया के कर्म में, उसके खिलाफ कितना सपोर्ट है मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के पास, जर्नलिस्ट के पास? लीगल फ्रेमवर्क है कि मीडिया को गवर्न करने वाले जो लॉज हैं, जो नियम हैं, वो कितने मजबूत हैं कि मीडिया फ्रीली अपना काम कर सके। और आजकल तो कोर्ट के बड़े चक्कर लग रहे हैं, तो हमसे बेहतर कौन बता पाएगा? हालांकि बहुत सारे लोग बता पाएंगे, हम भी बता सकते हैं, क्योंकि अब तो भुक्तभोगी हैं हम लोग। इम्प्यूनिटी ऑफ क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट के खिलाफ अगर कोई क्राइम होता है, हमला होता है, तो उसमें जर्नलिस्ट को क्या एक्स्ट्रा कोई सुरक्षा मिल रही है? क्या सुरक्षा जो है वो भी मिल पा रही है? एक सवाल ये बनता है। इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है कि स्टेट जो है वो एडवर्टाइजमेंट देता है, और सरकारों के एडवर्टाइजमेंट से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया संस्थान, मीडिया घराने काम करते हैं। आप और हम कई बार ये बातचीत कर रहे हैं अपने पूरे सर्कल में, अपने रिपोर्टर्स दोस्तों के साथ जो अलग अलग टीवी चैनल्स में भी काम कर रहे हैं, जिनसे पता पड़ता है कि भयंकर दबाव होता है। जो लोग, जो सरकारें एडवर्टीजमेंट का पैसा दे रही है, विज्ञापन का पैसा दे रही है, उनका दबाव होता है क्या दिखाओगे क्या नहीं दिखाओगे।
कोई एक खबर आप उनके खिलाफ दिखा दीजिए, उनका एडवर्टीजमेंट खींचने का दबाव आ जाता है या फिर उस रिपोर्टर की नौकरी चली जाती है। तो भाई इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी है इसका। उसका सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है कि सोशल, कल्चरल और रिलीजियस प्रेशर कितना है। मतलब मैं एक खास जाति, खास धर्म से बिलोंग करता हूं। अब मेरी रिपोर्ट अगर साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने वाली होगी, फर्जी गवर्नमेंट को एक्सपोज करने वाली होगी, तो इस खास जाति और संप्रदाय के लोग जो है वो मेरा छवि हनन करते रहेंगे, मुझे हिंसात्मक गालियां देते रहेंगे। उनको अगर मौका मिला तो हिंसा भी करेंगे। आप महिला हैं तो पैट्रियार्कियल माइंडसेट के जो लोग हैं, आपके डीएम में किस तरह की गालियां आती हैं, वो इंस्टाग्राम पे आप रील बनाती हैं। तो एक पूरा सोशल, कल्चर और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम कितनी आजादी से अपनी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं, इस चीज को भी उन्होंने आधार बनाया। उन्होंने आधार बनाया सेफ्टी को, सुरक्षा को, कि जो जर्नलिस्ट हैं वो सुरक्षित कितने हैं। पर जर्नलिज्म जो है वो किसी को अच्छा लगने वाला काम नहीं है कि किसी को अच्छा लग जाए। हमको पत्रकारिता करनी है। मान लीजिए हमारे शहर में कोई अस्पताल खुला, क्या रिपोर्ट करें हम? अस्पताल खुल गया, हमने ये सूचना दे दी, इसके बाद अस्पताल का संचालन बढ़िया तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमको देखना है ना। उसमें डॉक्टर की संख्या कैसी है, कैसी नहीं है, क्या वहां चूहे जा रहे हैं, क्या मरीजों को वेंटिलेटर मिल रहा है, क्या ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर है, एम्बुलेंस की सुविधा कैसी है, कैसी नहीं है। उत्तराखंड की एक घटना है, अस्पताल के अंदर बैठकर, जो राजकीय अस्पताल है उसके अंदर बैठकर कुछ लोग शराब पी रहे हैं। एक यूट्यूबर जो है वो रिपोर्ट करता है, उस यूट्यूबर की मौत हो जाती है, संदेह है कि हत्या होती है। मुकेश चंद्राकर, छत्तीसगढ़, वो रिपोर्ट करता है, सेप्टिक टैंक में उसकी लाश मिलती है। क्या इंप्यूनिटी है जर्नलिस्ट की? तो जर्नलिस्ट तो काम ही नहीं कर पा रहा है। और 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार ये जो पेशा है, ये पेशा गिरता है। जो आप कह रही हैं गिर रहा है, इस गिरावट की कोई मतलब अंतिम बिंदु कोई नजर नहीं आता है कि कहां तक गिरेंगे। कुछ है क्या बेसलाइन की भाई बस हो गया ना? कोई बेसलाइन ही नहीं है। आप आज सोचिए कि यार ये तो भयंकर गिर गए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और आपकी तमाम जो ये भ्रांति है वो दूर हो जाएगी अगले ही दिन। मतलब कोरोना जब चल रहा था तो मीडिया जिसे बताना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या स्थिति है, अस्पतालों की क्या स्थिति है, हेल्थ केयर का क्या हिसाब किताब है हमारे मुल्क में, वो पूरा मीडिया, टीवी मीडिया खास तौर पे ये फैलाने में लगा हुआ था मुसलमान जो है वो कोरोना कैरियर्स हैं। और उसने ऐसा माहौल बना दिया कि रेहड़ी वाले जो लोग हैं मुसलमान जो हैं उनका बाइकआउट किया गया। अरे तुम्हारे घर में सब्जियां नहीं पहुंच रही थी, वो मुसलमान रेहड़ी वाला गरीब आदमी जो है वो सब्जियां पहुंचा रहा है, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बनाया किसने खेल? ये मीडिया ने खेल बनाया। अब वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी टीसीएस वाला जो जिहाद वाला, टीसीएस में जिहाद चल रहा था, कॉर्पोरेट जिहाद है, कन्वर्जन करवा रहे थे। निदा खान यही नाम था उस महिला का, जिसको मास्टरमाइंड बता दिया उस टीवी मीडिया ने। और 2-3 दिनों के अंदर ही पता पड़ गया कि ना तो वो मास्टरमाइंड थी, ना वो एचआर डिपार्टमेंट में थी, ना ही वो एचआर डिपार्टमेंट की हेड थी, टेलीकॉलर थी। वो एब्सकॉन्डिंग बताया गया उसको कि वो फरार है। ठीक है, कहीं फरार नहीं थी, वो अपने पति के साथ अपने घर में थी, मुंबई में, पहले बच्चे की प्रतीक्षा में रत। ठीक है, लेकिन मीडिया ने ये सब कुछ बता दिया। अब इसमें पॉइंट क्या है कि मीडिया फ्रीडम कहां आती है? हमने उस पर जब रिपोर्ट किया तो हमको गालियां मिली, तुम सारे हिंदू हो ही नहीं, माफ करिएगा शब्द के लिए, लेकिन गाली यही थी। इससे ज्यादा खराब लिखते हैं ये लोग। एग्जैक्टली 100% है ना। तो जो रिलीजियस प्रेशर के कारण जो दबाव एक्सर्ट होता है जर्नलिस्ट के ऊपर, वो क्या करेगा? तो पूरा जो इकोसिस्टम है, केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं, 28 मार्च को हम लोगों का फेसबुक पेज जो है वो बंद हो जाता है इंडिया के अंदर। क्यों होता है बंद? आप कारण बताएंगे ना। हो सकता है किसी तरह की गलती रही, लेकिन अब तो मुझे पता है किसी भी तरह की कोई गलती नहीं थी। 28 मार्च को पेज बंद होता है, 16 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होती है और मेटा, जिसने फेसबुक पेज हमारा बैन किया, क्यों किया? गवर्नमेंट के आदेश पर किया बैन। तो मेटा प्लेटफॉर्म के पास कोई अभिव्यक्ति की आजादी की झंडा बरदारी वो हिंदुस्तान में करे, वो उसकी जिम्मेदारी है नहीं। हालांकि मेटा का क्या चरित्र है वो द मॉलिटिक शो के आज के एपिसोड में हम लोग बड़ा क्लियर भी करने वाले हैं। तो मेटा 16 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में कहता है कि हमको पता ही नहीं है गवर्नमेंट की किस एजेंसी ने हमारे खिलाफ ये कार्रवाई की है। सरकार को अगर लग रहा है कि फला फेसबुक पेज को आपको बंद कर देना है, कारण तो बताओगे, बातचीत तो करने दोगे। कोई बातचीत नहीं हुई। रवि नायर, अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट उन्होंने छापी और अडानी ने मानहानि का मुकदमा किया, जेल में जाना पड़ा था उनको, रवि नायर को। यह स्थिति है पत्रकार की। मुकेश मोहन नितिन गडकरी के खिलाफ एक स्टोरी करते हैं और उनपे 50 करोड़ का मानहानि नोटिस चला जाता है। करे क्या पत्रकार भाई? फर्जी गवर्नमेंट, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने की बात, साइंटिफिक टेम्पर को सहेजने की बात, उसको फैलाने की बात हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है।
उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूं 14 जनवरी को, 20 जनवरी को जिस फर्जी बाबा के ऊपर वो वीडियो बन रहा होता है या जिस बाबा के ऊपर वो वीडियो बन रहा होता है, उस बाबा के पूरे इकोसिस्टम के कारण जो फर्जीपना चल रहा है उसके ऊपर 20 जून को वो ट्रस्ट जो है वो एक लॉ फर्म के जरिए अपील करती है 20 जनवरी को, और 24 जनवरी शनिवार के दिन मैटर लिस्ट होता है, शनिवार के दिन ही एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाता है और हम तक कोई इंटीमेशन नहीं है। तो ये स्टेट ऑफ मीडिया है इंडिया के अंदर, ये पत्रकारिता हम कर पा रहे हैं और ये इतने दबाव में कर पा रहे हैं, और कितने लोग कर पा रहे हैं वो देखने वाली बात है। और हमारा केवल अकेला एग्जांपल नहीं था फेसबुक पेज का, बहुत सारे लोगों के फेसबुक पेजेस बंद हुए, कई लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद हुए, कई लोगों के इंस्टाग्राम पेजेस बंद हुए, हमारा इंस्टाग्राम भी सस्पेंडेड हुआ है, लेकिन उसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आप डीप पड़ताल करेंगे तो वही इकोसिस्टम इस सबके इर्द गिर्द दिखता है। इंस्टाग्राम क्या कहता है हमको? टू मच एक्टिविटीज। कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? तो टीवी मीडिया से लेकर और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक ऑल्टरनेटिव स्पेस जो खड़ा हुआ है, आज की तारीख में पत्रकारिता करना न तो सुरक्षित है और ना ही बहुत ज्यादा आपको धनाढ्य बना दे ऐसा कोई पेशा है। इसमें रिलीजियस प्रेशर भी है, इसमें कल्चरल प्रेशर भी है, इसमें सोशल प्रेशर भी है, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी है और इसमें लीगल प्रेशर भी है। आप कर ही नहीं सकते। मतलब क्या अरबपति करोड़पति होते हैं क्या पत्रकार लोग? नहीं होते। लेकिन 50-50 करोड़ की मानहानि जब आप लाद देंगे, मान लीजिए दिल्ली में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, दिल्ली में है या राज्य के किसी भी देश के किसी भी राज्य के छोटे से शहर में है, महाराष्ट्र में आपका कोई केस हो गया, कर्नाटका में कोई केस हो गया, किसी और राज्य में कोई केस हो गया, आने जाने में ही जो किराया लगेगा ना और जो मानसिक प्रताड़ना होगी, उससे कैसे बचेंगे आप? असल में सरकार को तो यह चाहिए कि पावरफुल लोग अगर इस तरीके से आवाज को दबा रहे हैं, आवाज को बंद कर रहे हैं, तो सरकार कोई लीगल इंप्यूनिटी दे जर्नलिस्ट को, लेकिन सरकार इसमें शामिल दिखती है। तो इस कारण से असल में आजादी कितनी है वो आपको, हमको, सबको पता है। तो जिसको संदेह करना है, जिसको नहीं मानना है, मत मानिए भाई। आप कह दीजिए 180 देशों में सबसे ज्यादा आजादी जो है भारत में ही है पत्रकारों को, लेकिन ये कह देने से वो आजादी मिल नहीं जाएगी। दो तरह के अप्रोच होते हैं जब कोई समस्या आती है। पहला अप्रोच तो ये होता है समस्या के कारणों को पहचाने और उन कारणों को दूर करें ताकि समस्या दूर हो पाए। दूसरा तरीका ये होता है कि अपना जो स्तर है वो शुतुरमुर्ग की तरह आप दबा के रख लें कि समस्या है ही नहीं। तो नहीं है भाई समस्या, बहुत आजाद है पत्रकार। नहीं रवि नायर जेल में गए, नहीं मारा गया मुकेश चंद्राकर, नहीं हो रहे हैं लोगों के फेसबुक पेजेस बंद, ये कह देते हैं, मान लीजिए इसको। अच्छा, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये संस्था है जो 2002 से ये पूरी लिस्ट निकाल रही है, और ये लिस्ट जब भी आती है तो जितने भी देश हैं उसमें बहुत क्रेडिबल माना जाता है। सब लोग इस चीज को ध्यान देते हैं, बाकायदा बल्कि रिसर्चर्स में रेफरेंस के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सालों से पत्रकारिता पे और स्वतंत्रता पे नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सर कुछ एक चीजें हैं जो कि लोग सवाल भी करते हैं ये बात कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है, अरे फिलिस्तीन पैलेस्टाइन की क्या स्थिति है, लेकिन जब लिस्ट आती है तो हम इन देशों से पीछे नजर आते हैं। तब जबकि आप देखा जाए तो इकोनॉमी वाइज भी, हर तरीके से, फ्रीडम वाइज भी हमें ऐसा लगता है, जो खबरें आती हैं कि अरे वहां तो फ्रीडम ही नहीं है, वहां तो बहुत परेशानी है, वो तो बहुत ज्यादा, अरे कम से कम पाकिस्तान से अच्छे हैं। लेकिन इस चीज में हम पाकिस्तान से भी पीछे आ जाते हैं। हम फिलिस्तीन से, जो कि युद्ध में है, युद्ध भी नहीं कहिए कि नरसंहार में, हम उससे भी पीछे आ जाते हैं। इस वजह से भी तो इस पे सवाल उठता है ना कि आखिर फिर कैसे, या तो हमें गलत मैसेज मिल रहा है कि हम उनसे आगे हैं, हम गलत मान करके बैठे हुए हैं, या फिर कहीं और गड़बड़ी है ये। देखिए बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, बात वही है, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। बहुत सारे डाटा आपके पास है ही नहीं, बहुत सारे डाटा मैनिपुलेटेड। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो नेता हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत की जो सरकार है वो डाटा बहुत अच्छे तरीके से दे ही नहीं रही है। मसला एक तो ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जो भी हों, फिलिस्तीन, हमें किसी देश से फिलहाल मतलब नहीं है। हमारे देश की स्थिति बताओ, हमारे देश में क्या स्थिति है। 152वें नंबर पे मेरे हिसाब से शायद श्रीलंका है, शायद, या पाकिस्तान। 153 पे शायद बांग्लादेश है, 157 पे हम हैं। तो मोर और लेस हम लोग एक ही जगह पे हैं, है ना, 152, 153, 157। अब ये है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं टाइप कुछ। विदेशों में डंका भी तो बज रहा था, आम जनमानस को तो यही लग रहा था ना कि विदेशों में हमारा भयंकर डंकर बज रहा है। आम जनमानस को तो यही लग रहा था कि 56 इंच का सीना वाला जो व्यक्ति है वो हमारा प्रधानमंत्री है। जब वो विदेशों में जाता है तो सब लोग जो है लंबलोट हो जाते हैं उसके सामने। उनको तो यही लग रहा था कि हमारी जो वॉइस है वो वॉइस सबसे स्ट्रांग है इंटरनेशनल फ्रंट पे, है नहीं है। तो जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है, कई बार वो परसेप्शन फेक हो सकता है।
झूठा हो सकता है। और इसका खतरा कब बढ़ता है, जब आप पॉलिटिकल नैरेटिव के जाल में फंस जाते हैं। जो पॉलिटिकल नैरेटिव आपको उलझा के रखना चाहता है, यार पॉलिटिकल नैरेटिव ही तो है ना कि पाकिस्तान वाले आटा नहीं खरीद पा रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे कमर्शियल सिलेंडर का दाम फिर से 993 रुपया बढ़ा दिया गया है आज की तारीख में। अपनी स्थिति देखो ना, रोजगार जो है वो है नहीं, बेरोजगारी के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव आपसे ये चाह रहा है कि बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो। बांग्लादेश में कहते हैं कि अल्पसंख्यकों पे हमला हो रहा है, इस कारण से यहाँ के लोग जो हैं वो एग्रेसिव हों, बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाए। तुम्हारे देश में अल्पसंख्यक के साथ क्या हो रहा है? मीट की आशंका में मार दिया जाता है वो। अगर प्रेम करता है तो तुम लव जिहाद का आरोप लगा देते हो, अगर नौकरी करता है तो कॉर्पोरेट जिहाद का। तुम उसकी रेहड़ियां बंद करवाने पहुंच जाते हो, इकोनॉमिक बायकॉट की मांग करते हो। बांग्लादेश की जो स्थिति है उस पर बांग्लादेश चिंता कर ले। हम लोग तब बात करेंगे जब हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी फिलहाल ऐसा है कि हमें अपने घर में प्लास्टर करवाने की जरूरत है, और प्लास्टर तो छोड़ दीजिए, हमें अपने घर में फिलहाल ईंट जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये ईंट बुलडोज कर दी गई है। लेकिन मसला यह है कि आपके घर की टूटी हुई दीवार आप ना देखें, दूसरे के घर का बन रहा जो छत है ना, वो अभी आधा अधूरा पड़ा है, उसको आप देखते रहिए और चढ़ाते रहिए उसको। अरे अपने घर की दीवार देखो भाई, वरना फर्श भी बेच दी जाएगी। तो दूसरे देशों से कंपेयर करना है, करते रहिए, इस गुमान में जीते रहिए कि हम विश्व गुरु हैं। मुरली मनोहर जोशी ना तो कांग्रेस के हैं, ना सपा के हैं, ना राजद के हैं, ना आम आदमी पार्टी के हैं, ना टीएमसी के, मतलब विपक्षी पार्टियों के नेता नहीं है। मुरली मनोहर जोशी कोई पत्रकार नहीं है, मुरली मनोहर जोशी कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है। मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। वो मुरली मनोहर जोशी कहते हैं हम विश्व गुरु, अब हमको नहीं कहना चाहिए अपने आप को, हम नहीं कह रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वो कह रहे हैं। तो आपके मन में अगर ये है कि हम विश्व गुरु हैं, हमारा डंका बज रहा है, नहीं नहीं हमारे यहाँ आजादी बहुत अच्छी, बांग्लादेश में खराब है, पाकिस्तान में खराब है, फिलिस्तीन, तो ठीक है भाई, मान लीजिए। आईपीएल वर्सेस पीसीएल दिखा करके खुश हो लेते हैं। अच्छा सर, हम लोग हिंदी मीडिया वाले हैं, हिंदी भाषी हैं, हिंदी बेल्ट से आते हैं। खास तौर से हिंदी मीडिया का जिक्र होता है कि हिंदी मीडिया में स्थिति खास तौर से ज्यादा खराब है। हिंदी चैनल जो हैं, और ये सही बात है, आप देखिए हिंदी चैनलों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हिंदी चैनलों ने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर रखा है। तो ऐसा क्या है? क्योंकि बतौर आप कहते हैं कि हिंदी भाषी हो गर्व करो, लेकिन हिंदी मीडिया ही सबसे ज्यादा सबसे तेजी से खराब होते हुए, गिरते हुए नजर आई। हिंदी भाषी जो पूरा बेल्ट है उसका रोल भी नजर आया। आप देखिए, अगर ट्रोलिंग वोलिंग की बात करें, और एक डेटा भी बाकायदा इस पे है कि ये लोग कहाँ पे हैं, तो आपको नजर आएगा यूपी, बिहार, दिल्ली, ये पूरा एरिया होता है। आखिर हिंदी ही मीडिया का इस तरह से और इतनी तेजी से पतन, आखिर ये मिजाज क्या हम लोग का ऐसा कुछ बन गया है हिंदी वालों का कि हम जो है भाई हम तो वही दिखाएंगे? हाँ, तो मैं अब जो ये रिपोर्टर जो ये लिस्ट आई है, इस लिस्ट के साथ जो टिप्पणी है, वो टिप्पणी कोई पढ़े तो समझ जाएगा सीधे तौर पे। मीडिया में, और मीडिया के एक बहुत बड़े तबके में, खासतौर पे टीवी मीडिया और अखबारों की मैं बात करूं, तो मीडिया जो है पॉलिटिकल पार्टी का पीआर एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रदर्शन देख लीजिए, वहाँ पे ये लोग सक्सेसफुल हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। डिलिमिटेशन परिसीमन की जब बात हुई तो साउथ के साथ अन्याय होगा, ये वाली पूरी बात चली। साउथ के साथ अन्याय क्यों होगा, या साउथ को हमेशा थोड़ा सा कमतर करने की कोशिश क्यों की जा रही है या की जाती रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साउथ में नहीं जा पा रही है, वो हिंदी भाषी नहीं है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में इनको दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में बंगाली अस्मिता की बात हो जाती है। हिंदी भाषी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के सफल होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण देश की मीडिया का है, क्योंकि हिंदी भाषी मीडिया का प्रभाव है उन लोगों तक, और उस प्रभाव को एक्सरसाइज कैसे करते हैं? पीआर एजेंट बन के सरकार। मतलब उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद हो जाते हैं, लेकिन उस बंद होने पर कोई खबर नहीं होती है। खबर होती है राम मंदिर बन गया। उस राम मंदिर जो बन रहा है उसकी आड़ में घोटाले होते हैं, इस पर रिपोर्ट्स, इस पर कवरेज नहीं होती है। कवरेज होता है कि शनगौल बेनगौल लेकर मोदी जी जो है संसद के अंदर हैं और मोदी जी तपस्वी वेश में दिख जाते हैं। वाराणसी के अंदर, बनारस के अंदर ही ना, जो वो काशी कॉरिडोर बन रहा था, कई मंदिर तोड़े गए काशी कॉरिडोर के लिए, उस पर बहस नहीं होती। विश्वनाथ मंदिर के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, कई मंदिर तोड़े गए, कई लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया, रेहड़ी वाले, पटरी वाले जो लोग हैं वो परेशान हो गए, लेकिन खबर उस पर नहीं होगी। तो हिंदी भाषी क्षेत्रों ने और हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने एक नियति को मंजूर कर लिया, और शायद वो जो विरोध नहीं कर रहे हैं उसका फायदा जो मीडिया है वो उठा रहा है, और मीडिया का फायदा जिस तरीके सरकार को उठाना है वो उठा पा रही है। अरे आपको शर्म नहीं आती है क्या? हिंदी भाषी लोग जो है वो सोचें
और मैं भी क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से आता हूं, हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि गंगा में क्रूज पर बैठकर 14 व्यक्ति अगर इफ्तारी कर रहे थे, उससे आपको दिक्कत हो गई, उससे आपकी गंगा जो है अपवित्र हो गई। लेकिन उसी गंगा में मलमूत्र बहाया जाता है, सीवेज का पानी बहाया जाता है, कोई काम नहीं होता, उस पर आपको दिक्कत नहीं होती है। जब इलाहाबाद के अंदर धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ एक बाबा दिखता है और वो बाबा इस्लाम के खिलाफ या अन्य धर्मों के लोगों के खिलाफ बात करता है, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। तो आप क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, क्या सुनकर आप अपीज हो रहे हैं? एक तो आपकी इस राय का निर्माण किया गया है सोशल मीडिया के जरिए, और टीवी मीडिया आपकी इस राय पर कैश कर रहा है, आपके पॉलिटिकल आइडियाज को बदलने की कोशिश कर रहा है या उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं कहूं तो ज्यादा जायज होगा। तो हिंदी भाषी जो अखबार है, चाहे हिंदी भाषी जो टीवी चैनल्स हैं, उन्होंने वो गिरे हैं, लगातार गिरे हैं, और उसका कारण पॉलिटिकल है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो फिलहाल रूल कर रही है, इसका प्रभाव भी आप हिंदी भाषी क्षेत्रों में, राज्यों में ही देखेंगे। तो एक टूल मीडिया को बनाया गया ताकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में पॉलिटिकल पावर जो है वो स्टैब्लिश की जा सके। सर, बकायदा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है कि उनकी जो सरकार है वो दक्षिणपंथी विचारधारा की है, जिसका असर दिखाई देता है मीडिया पे। इसमें अडानी और अंबानी का भी जिक्र होता है कि अडानी अंबानी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जिसकी वजह से इसे हम अघोषित आपातकाल कह सकते हैं। इन्होंने भी इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया, अभी तक तो विपक्ष अनौपचारिक आपातकाल। हाँ, अनौपचारिक, माफ करिएगा, अनौपचारिक आपातकाल। तो अगर आप देखें तो दुनिया में जितने भी मीडिया घराने हैं, दुनिया की ही मैं बात कर लूं, तो बिजनेस है वो, उसमें बिजनेसमैन शामिल होते हैं। तो अडानी और अंबानी को लेकर के अलग से इसको अनौपचारिक आपातकाल बोलना, ये कितना जायज है फिर? या जायज, आप मतलब किसी भी चीज को इंडिपेंडेंटली नहीं देखा जाना चाहिए, पूरे साइकिल को हमको समझना पड़ेगा। अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती है, ऐसा आरोप विपक्ष उस पर लगाता है। विपक्ष अपनी पूरी राजनीति अडानी और तेरा रिश्ता क्या पर बेस करता है। अडानी के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में केस चल रहा है। अडानी जो है क्षुद्र ग्रह की तरह, जैसे क्षुद्र ग्रह होता है ना, एकदम से चमकते हैं, 2014 के बाद एकदम से चमके, सबसे अमीर आदमी बन गए। उनके खिलाफ आरोप यह है कि वो घूस वूस दे रहे थे भारतीय नेताओं को भी, भारतीय अधिकारियों को भी, अमेरिका के पैसों, जिसके कारण उनके ऊपर केस चल रहा है। तो अडानी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो अडानी को बेनिफिट पहुंचा रही है। इसके संशय जो हैं या इसके संदेह जो हैं वो काफी सॉलिड है, काफी मजबूत संशय है। वो अडानी जब टीवी मीडिया गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो रहा था, तब एक चैनल था जिसका नाम खूब होता था, एनडीटीवी, प्रणय रॉय का चैनल, रवीश कुमार का चैनल, जैसे आम लोगों में जो धारणा व्याप्त थी। वो एनडीटीवी जो है, जब टीवी मीडिया गोदी मीडिया बन भी रहा था, तो गोदी मीडिया बनना उसने स्वीकार नहीं किया। उस एनडीटीवी के साथ क्या हुआ, उसका मालिक अभी कौन है? अडानी है। टेक ओवर कैसा था? इट वाज अ होस्टाइल टेक ओवर बाय अडानी। 70 से ज्यादा मीडिया संस्थान जो हैं वो अंबानी साहब के हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपने कर लिया। पत्रकारों का काम क्या है? बिजनेसमैन का काम बिजनेस करना है, पत्रकारों का काम सवाल पूछना है, लोगों की आवाज को उठाना है। तो क्या आपके मीडिया संस्थानों में सवाल पूछे जा रहे हैं सत्ताधीशों से? क्या आपके मीडिया संस्थानों में जनहितैषी मुद्दे उठ रहे हैं? या बताइए ना। तो एज अ बिजनेसमैन आपका बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट का प्रोफेशन ठीक नहीं चल रहा है। एज अ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उनको फंक्शन करना चाहिए। पर एनडीटीवी के केस में तो आप प्री अडानी पोस्ट अडानी देख लीजिए, सीधे तौर पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कितना गड़बड़ मामला है पूरा। असल टीसीएस झात वाला जो केस है, मैं इसलिए उसका नाम बार बार ले रहा हूं क्योंकि बहुत रिसेंट घटना है। हाँ, और आराम से डेवलप हो रहा है वो सामने। ठीक है, इस्तांबुल कांग्रेस थी। जी जी। अर्नब गोस्वामी का चैनल उसको चलाता है। अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया को देखते हैं, वो उसके कटिंग को, मतलब उसके न्यूज क्लिप को अपने ट्विटर हैंडल पर लगाते, कहते हैं इस्तांबुल में कांग्रेस का ऑफिस है, जबकि वो कम्युनिटी सेंटर जैसा कुछ था। अर्नब गोस्वामी के चैनल ने बाद में एक लाइन चला के माफी मांग ली। अमित मालवीय के ट्विटर टाइमलाइन पे, अब तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बहुत पहले जब देखा था तब तक वो था वहां पर, माफी मांगने के बावजूद। तो ये किसका नैरेटिव हो सकता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही नैरेटिव दिखता है। किसने फैलाया इस नैरेटिव को? मीडिया चैनल ने नैरेटिव फैलाया इसका, और उसको यूज किसने किया? उस पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल के हेड ने, जिस तरीके से वो ख्यात हैं। तो क्यों ना माना जाए कि भारत के मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो
रूलिंग पार्टी के नैरेटिव को फैलाने का काम कर रहा है, और ये काम पीआर एजेंट का होता है, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं। तो ये पूरा नेक्सस हमको उस तरीके से देखना चाहिए। बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सवाल तो पूछने दीजिए। अमेरिका की आपने बात की, अमेरिका के अंदर भी बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस करते हैं, मीडिया में उनका दखल होगा, लेकिन क्या ट्रंप से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं? और क्या ट्रंप जवाब नहीं दे रहे हैं? देना पड़ रहा है, देना ना? पड़ता है। लाख बुरे हों ट्रंप, मीडिया के सवालों के सामने खड़े होते हैं और मीडिया के सवालों का जवाब उनको देना होता है। इसी रिपोर्ट में ये जिक्र है ना कि नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हाँ। आप इतने सारे विदेशी दौरों पे जाते हैं, किसके पैसों पे जाते हैं? आपका पैतृक पैसा तो नहीं है, नहीं आपका निजी पैसा तो नहीं है कि आप फकीर है घूमने वो। के लिए जा रहे हैं। फकीर आदमी है वो। हमारा पैसा है, देश के लोगों का पैसा है। जीएसटी वाली आप बात बता रही थी कि बहुत ज्यादा कलेक्शन हुआ है ना, सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा हुआ है। देश के लोगों के पैसों से आप विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं। हम भी ये बात मानते हैं। देश के प्रधानमंत्री देश के लिए काम करने जा रहे हैं, तो आप जाने से पहले बताइए ना क्या काम करने जा रहे हैं, किसको बताओगे? और आने के बाद बताइए कि क्या काम कर लिया। आज तक नरेंद्र मोदी ने बताया ये? आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया? नहीं किया। इतने सारे, मणिपुर जल रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हो। बताओ ना भाई, मणिपुर में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? बगल के स्टेट में फुटबॉल खेल तो ठीक बात है, और उस फुटबॉल को दिखाया जा रहा है। जिस स्टेट में चुनाव चल रहा है उस स्टेट में आप झाल मुढ़ी खा रहे हैं। वो झाल मुढ़ी जो है वो टीवी चैनल का प्राइम टाइम शो बन जाता है। तो मीडिया, जो पहला ही पॉइंट था ना, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखा जा रहा है। सपोर्ट फॉर मीडिया फ्रीडम अगेंस्ट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक दखलंदाजी के खिलाफ मीडिया की स्वतंत्रता को कितना सपोर्ट है हिंदुस्तान में? कोई सपोर्ट नहीं है भाई, एक रत्ती भर सपोर्ट नहीं है। मोदी झाल मुड़ी खा रहे हैं तो तुमको झाल मुड़ी पे प्राइम टाइम शो करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा उसी में खाना। बताइए, झाल मुड़ी जिन लोगों ने नहीं खाया उनका गजब पत्रकार है। वो गए नहीं है, फिर ना तो बिहार गए ना वो बंगाल गए हैं। मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, पूरा भुजा, लाई, चना, यही सब खा खा के तो बड़े हुए हैं। इन लोगों को इतना नहीं पता, ठीक है। और मैं बता रहा हूं अब भी यकीन के साथ, जिन लोगों ने झाल मुड़ी खा भी लिया ना, और जो झाल मुड़ी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, झाल मुड़ी का मतलब नहीं पता होगा इनको। तो उसमें भी अगर पूछा था इन्होंने तो उसमें भी अगर पत्रकारिता पे आ जाए, झाल मुड़ी बता दो भाई क्या है, वो भी इनको नहीं पता होगा। तो भारत के मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का एक्सटेंशन है, उसका पीआर एजेंट बन चुका है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ये उनके रचना कर्म तो नहीं कहना जाएगा, लेकिन उनका जो कर्म है ना डेली का, वो आप देखते रहिए, आपको पता पड़ता रहेगा। इस देश का आम जो हिंदू है, और आम हिंदू मैं नहीं कहूँगा, वो खास हिंदू जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का शिकार हो चुके हैं, उस ट्रैप में फंस चुके हैं, उनके मन में एक स्यूडो दुश्मन मुसलमान खड़ा कर दिया गया। कैसे खड़ा किया गया? इस देश के आम हिंदुओं के दिमाग में, मतलब आम हिंदुओं के एक बड़े तबके के दिमाग में ये बात चल रही होती है, छोटा तबका कह लें, मतलब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि मुसलमान अगर तुमको खाना खिला रहा है तो वो थूक मिला के तुमको खाना खिला रहा होगा। ये बात आपको कैसे पता पड़ रही है भाई? बाबा लोग जो हैं वो इतना ट्रेंड कैसे कर रहे हैं, और वो बात क्या कर रहे हैं? तो उन बाबा लोगों का जो पॉलिटिकल इफेक्ट है या पॉलिटिकल इंपैक्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी को सूट कर रहा है। ये आपको पता पड़ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया तक उन बाबाओं की पूरी फौज जो है खड़ी है। धीरेंद्र शास्त्री जैसे आदमी के पास भारतीय टीवी मीडिया का एक रिपोर्टर जो है दंडवत प्रणाम हो जाता है। ये मीडिया का स्टेट है। राम भद्राचार्य जैसे अश्लील व्यक्ति मैं कहूंगा, जो लोगों को बांटने को अपना मतलब अधिकार समझता है, ब्राह्मणों का वर्गीकरण बता रहा था वो। मतलब ये लोग अब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, दलित और ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब से अलग हटके, अरे ब्राह्मण भी छोटे बड़े होते हैं, और ऐसे फूहड़ आदमी को आप गुरु जी कह के आप संबोधित कर रहे हैं। अनंत सिंह जो गुंडा है, एक जगह का माफिया है, उसे छोटे सरकार कहकर आप विभूषित करते हैं। ये भारत के मीडिया का स्टेटस है भाई। तो काहे बात की फ्रीडम? और क्यों ना कहा जाए इन बिजनेसमैन के नेक्सस में, अगर सारा मीडिया कंट्रोल्ड है, अंबानी साहब 70 से ज्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, एनडीटीवी जो एक क्रेडिबल न्यूज सोर्स मानी जाती थी, उसका होस्टाइल टेक ओवर अडानी कर लेता है। अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पे काफी बात होती है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, क्षुद्र ग्रह की तरह 2014 के बाद वो चमकते हैं। ये लोग बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन पत्रकारों को पत्रकारिता नहीं करने दे रहे हैं। समस्या यहां पर है, और इसलिए ये भारत के मीडिया के फ्रीडम के राह में रोड़े की तरफ कैसे दिखते हैं। सर, ये सारी चीजें तो है कि बाहरी दबाव जो आ रहे हैं, जिक्र इस बात का भी हुआ है कि जो भारतीय मीडिया का जो अंदरूनी कल्चर है, एक फंक्शनिंग है, वो कैसी है। खासतौर से हिंदी मीडिया का अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि भाई ये तो सवर्ण हिंदू पुरुषों का है,
ठीक है। और ये आरोप अभी से नहीं लग रहा है, और मैं आरोप नहीं मानती हूँ इसको। ये होता है कि सवर्ण मीडिया कहते हैं, सवर्ण मीडिया जो दलित है उनको दिखता है कि रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है, महिलाओं की संख्या कम है। तो ये केवल मीडिया की तो बात नहीं है ना। आप देखिए कि पूरे सोसाइटी में आप देख लीजिए, आप किसी भी नौकरी का डेटा निकालिए, उसमें तो यही स्थिति है। तो अकेले केवल ये कहना कि इस मीडिया का यही मिजाज है जिसमें कि औरतें पीछे छोड़ दी गई हैं, दलित पीछे छोड़ दिए गए, तो ये भी तो थोड़ी नाइंसाफी भी हुई। समाज के हिसाब की तो चीजें चल रही है ना। देखिए, मैं एक बात बड़े अच्छे से मानता हूँ और जानता हूँ नहीं कहूँगा, मानता हूँ मैं ज़रूर कहूँगा कि हर पेशा देश को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है ना, किसी तरीके से। मतलब किसी भी पेशे को जब इस तरीके से दिखाया जाता है, ये बहुत बड़ा पेशा है और केवल ये देश की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, चाहे वो कोई सा भी पेशा हो। हर पेशा देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है अगर वो ईमानदारी से किया जाए तो। लेकिन मीडिया या जर्नलिस्ट लोग जो हैं वो डायरेक्टली देश को इम्पैक्ट करते हैं, वो राय निर्माण करवाते हैं और लोगों का। ठीक है, समाज का स्ट्रक्चर हमारा ऐसा ही है। हमारा समाज पेट्रियार्क भी है, हमारा समाज इस्लामोफोबिक भी है, हमारा समाज कास्टिस्ट भी है। इस बात को मानने में और जानने में भी किसी भी तरह की कोई शंका मुझे नहीं है। ठीक है, इत्तेफाक से आप कहें या जैसे भी कहें, मैं समाज के उस तबके से आता हूं जिसका वर्चस्व रहा है। मैं धर्म से, हिंदू रिलीजन से आ रहा हूं। जाति की बात करूं तो मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ हूं, जिसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ठीक है ना, मेरी कोई चॉइस है, और मेरी चॉइस होती तो मैं तो कहता कि रिलीजन लेस और कास्ट लेस सोसाइटी जो है वो होनी चाहिए। ये हमारा समाज है, राइट। मीडिया समाज नहीं है, मीडिया समाज का राय निर्माण करता है। तो मीडिया समाज के उस बहुत बड़े हिस्से से या पूरे समाज से थोड़ा सा अलग अपने आप को रखना चाहिए मीडिया को, और मीडिया का स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसमें रिप्रेजेंटेशन और लोगों का होना चाहिए। तभी आप लोगों की आवाज है ना, तो लोगों को रिप्रेजेंट भी तो आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, महिला के जो भाव हैं या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है उसके बारे में बात कौन कर पाएगा। आप बहुत एम्पैथेटिक हो सकते हैं, ठीक बात है, आप महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप जी नहीं सकते उस चीज को, उस दर्द को जो भोगा हुआ यथार्थ वाली बात है। इसी तरीके से दलित, आप सोच सकते हैं यार बताओ कैसी इनकी जिंदगी है या कैसी इनकी जिंदगी बना दी गई है, कैसा हमारा समाज का स्ट्रक्चर है कि इन लोगों को सेप्टिक टैंक में उतरना पड़ता है बिना गियर्स के, कोर्ट के कह देने के बावजूद। कैसे ये सेप्टिक टैंक में घुस के अपना जान गंवा देते हैं। आप एम्पैथेटिक हो सकते हैं, आपको रोना आ सकता है, आप दुखी हो सकते हैं, आप एग्रेसिव हो सकते हैं, आप गुस्से में आ सकते हैं, लेकिन आपने उसे महसूस नहीं किया है, आपने उसे जिया नहीं है। उस दुख को वही व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके से बता सकता है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कितना है। इसीलिए तो जब मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है तो आपको भाव विह्वल कर देने वाली, आपको एग्रेस कर देने वाली एक भी रिपोर्ट आपको नहीं दिखेगी टीवी मीडिया पे। कारण यह है कि उस समाज का रिप्रेजेंटेशन कितना है। और होता क्या है ना, जब मिक्सअप होती है सोसाइटी के अंदर तो ट्रेवल करते हैं वाइब्स। मतलब अगर न्यूज रूम के अंदर महिलाएं भी उतनी होंगी जितने पुरुष हैं, ठीक ठाक संख्या महिलाओं की होगी, पुरुषों की संख्या होगी, तो पुरुष एंटी वुमेन स्टेटमेंट देते हुए कतराएंगे, सोचेंगे। एक नर्चरिंग होती है, एक बिल्डअप होता है। अगर आपके संस्थान में मुसलमानों की भी संख्या है, हिंदुओं की भी संख्या है, तो मुसलमान या हिंदू एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, और एक कल्चर डेवलप होगा जो कोएग्जिस्टेंस वाला कल्चर होगा। अगर आपके संस्थान के अंदर दलित भी हैं, आपके संस्थान के अंदर सवर्ण भी है, आपके संस्थान के अंदर ओबीसी भी हैं, और वो साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक इंक्लूसिवनेस का भाव जो है वो पैदा होता है। लेकिन भारतीय मीडिया की स्थिति, और वो खास सीधे तौर पर कहा भी गया है, और ये तो विजिबली दिखता है कि मीडिया में ज्यादातर जो दबाव है या मीडिया में ज्यादातर जो संख्या है वो हिंदू पुरुषों की है, सवर्ण हिंदू पुरुषों की। और इसी कारण से तो ये पूरा जो माइंडसेट है पेट्रियार्की वाला या कास्टिस्ट वाला, इस्लामोफोबिक वाला, वो दिखता है। क्योंकि पुरुष है तो आपका पेट्रियार्क माइंडसेट जो है वो वहां पर स्ट्रेंथन होता है। हिंदूज हैं तो इस्लामोफोबिक माइंडसेट जो है उसको एक नर्चरिंग शायद मिल रही है। और क्योंकि सवर्ण हैं तो एंटी दलित सेंटिमेंट या फिर कास्टिस्ट जो एक महक है वो वहां पर मिल रही है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि तमाम लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन माहौल जो है वो आपको उस तरफ ढकेलने वाला है। जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तमाम लोगों का, तमाम जातियों का, तमाम लिंगों का, तमाम धर्मों का, तब तक आप इंक्लूसिव हो ही नहीं पाएंगे, तब तक आप सीख ही नहीं पाएंगे इंक्लूसिवनेस क्या है। मतलब मुझे ये लगता है कि हमारी पीढ़ी ने तो, और बहुत बूढ़े नहीं हो गए हैं लेकिन फिर भी पीढ़ियां तो बदली हैं, जनजी तो नहीं है हम, है ना, एटलीस्ट
नहीं, आप भी नहीं हैं, बकवास कर रही हैं ये, ठीक है। जेंजी वेंजी नहीं है। बहरहाल हम लोगों ने स्कूल कॉलेज में निवेदिता ये पढ़ा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारे हम सब लोग लगाते थे। और मुझे यकीन है हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अगर यही माहौल देश में रहा तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई नारा वो नहीं पढ़ेंगे। तू हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा, इंसान, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम ये गाने सुनते थे, हमको ये गाना बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा नॉर्मल लगता था हालांकि उस वक्त। और मैं अभी संजय सिंह का इंटरव्यू करने गया था, संजय सिंह पदयात्रा निकाल रहे थे पश्चिमी यूपी में, मथुरा से, आगरा से मथुरा तक, उसमें ये गाना बजा और लिटरली गूज़बम्प्स भी आए, रोना सा आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया। नॉस्टैल्जिया नहीं, मतलब ऐसी चीज थी ना जो बहुत बड़ी बात थी नहीं। हाँ। लेकिन उसमें था कि कुरान ना हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता ना हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो सुन के एकदम से गूज़बम्प आया। तो हम उस को एग्जिस्टेंस को का सम्मान करने वाले दौर में रहे हैं, तो हम उस को एग्जिस्टेंस का सम्मान करते हैं। जिन लोगों को वो सम्मान करने का दौर ही नहीं मिलेगा, सम्मान करने का माहौल ही नहीं मिलेगा, वो समझेंगे ही कैसे गंगा जमुनी तहजीब? अरे जीना पड़ेगा आपको, और मीडिया को अपने स्ट्रक्चर में वो माहौल बनाना पड़ेगा जहां गंगा जमुनी तहजीब दिखे, जहां कोएग्जिस्टेंस दिखे, जहां महिला और पुरुष बराबरी पर दिखें, जहां ये ना दिखे कि महिला जैसे कार्यक्षेत्र पर महिलाओं की सैलरी सेम स्किल पे काम करने वाले पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया को ये सारी बातें घोषित करनी चाहिए, हम शुक्रगुजार हैं, हमारे यहाँ नहीं है, हालांकि ये नॉर्मल होना चाहिए, शुक्रगुजार हमें नहीं होना चाहिए, मतलब यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। तो सर आगे बढ़ने से पहले, एंडिंग से पहले एक चीज भी मैं इसमें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि रिप्रेजेंटेशन यानी टीवी चैनलों में तो एंकर कि महिलाएं हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एंकर 1% भी नहीं होंगे पूरी मीडिया के, और किसी भी संस्थान, हमारे भी संस्थान की अगर आप बात करें तो हम 1% भी नहीं है, अगर हम अपने वर्कफोर्स की बात करें तो जितने कर्मचारी हैं। और शायद यही कारण है सर, आप देखिए जब मजदूर आंदोलन चल रहा था नोएडा में और टीवी मीडिया उनको आतंकी पाकिस्तानी घोषित कर रहा था, तो मेरे दिमाग में ये आया कि जिस दिन जो मीडिया के कर्मचारी हैं अपनी मजदूरी मांगने लगे ना, ये लोग भागते फिरेंगे, क्योंकि रातों रात ये लोग फायर कर देते हैं 250-250, 300 लोगों को एक एक चैनल से। कहीं कोई खबर बनती, कौन बनाएगा खबर? तो यही मैनिपुलेट करते हैं, यही बनाते हैं। और यही सबसे ज्यादा मजदूरी के नाम पे मैं बता रही हूँ कि एक आम मजदूर जिस तरह से कमाता है उससे भी उतना ही ये लोग काम करवा के, और उससे भी खराब ये लोग दे रहे हैं सैलरी वगैरह। आप देखें ना, अनपेड इंटर्नशिप होती है मीडिया में बहुत। व्हाट इज दैट? देखिए, आप तो पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, मतलब आपने क्लासरूम अटेंड किया है मीडिया की पढ़ाई का। मेरी डिस्टेंस लर्निंग हुई है, मैं बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर था। मैं जब पहली जगह जहाँ पे इंटर्नशिप करने गया तो पैसा, एक सच्चाई तो है ही कि पैसा तो चाहिए चाहिए, लेकिन हाँ, क्रांति जो है वो ज़्यादा पीछे भरा हुआ था कि क्रांति जैसा कुछ हो जाएगा। वहाँ डेस्क पे जो लोग काम कर रहे थे, एक भैया हम लोग कह देते थे, तो भैया थे वो 7 सालों से शायद डेस्क पे थे। सबसे ज़्यादा तनख्वाह उनकी थी डेस्क पे। एंकर्स की बात नहीं कर रहा हूँ या टॉप मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, डेस्क पे सबसे ज़्यादा तनख्वाह उनकी थी। आउटपुट एडिटर से 1 या 2 श्रेणी नीचे थे, वो 1 श्रेणी नीचे रहे होंगे शायद, है ना। पता है तनख्वाह कितनी थी 7 सालों में? 32,000। 7 सालों में 32,000 हाईएस्ट तनख्वाह थी। तो जिस दिन आपने जो बात की ना, जिस दिन मीडिया के लोग मजदूरी और छुट्टियों की बात करें तो होली, दिवाली, दशहरा, कोई छुट्टी नहीं थी। 2 सालों से उस आदमी ने एक छुट्टी नहीं ली थी। नौकरी की सेफ्टी नहीं है, कभी भी रात में फायर कर देते हैं। ये वर्क कल्चर है मीडिया का, और जर्नलिस्ट आवाज नहीं उठा सकते हैं। और इसमें हिंदी पट्टी ज्यादा खराब है, मीडिया ज्यादा खराब, ऑब्वियस सी बात है। हिंदी पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव आप देख लीजिए, उससे ये चीज रिकॉर्ड हो जाती है कि हिंदी पट्टी क्यों खराब है। और कोई बहुत बड़ी बात इसमें क्या ही करना। मजदूर दिवस है इसलिए मीडिया मजदूरों की बात बताना जरूरी था। तो खैर अब अंत की तरफ चलते हैं हम लोग। और हकीकत यही है कि हर साल 2 से 3 पत्रकार मारे जाते हैं क्योंकि वो खबरें कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे। हकीकत ये है कि अभी भी पत्रकार जेल में है, सत्यम वर्मा अभी भी जेल में है और खबर कहीं नहीं बन रही है। हकीकत ये भी है कि लगातार महंगाई बढ़ती है, फिर से आज दाम बढ़ गए हैं एलपीजी जो कमर्शियल है, लेकिन उस तरह से ना डिबेट होती है ना खबर बनती है। लोग मारे जाते हैं, दंगे हो रहे उस पर भी, लेकिन कभी प्राइम टाइम में डिबेट होता है, हिंदू मुस्लिम का होगा लेकिन भड़काऊ होता है, लोगों के हित की बातें नहीं होती हैं। मीडिया का काम होता है जनता के लिए
काम करता। बेसिकली जनता के लिए ही आप काम करिए, आप जनता के लिए आवाज उठाइए, आप मीडियम है, आप जनता और सरकार दोनों के बीच का माध्यम है, माध्यम बनिए, खुद सरकार मत बनिए। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जो है जनता के लिए ही काम करते रहें, आपके सवाल उठाते रहें। आपको कोई भी ऐसा मुद्दा लगता है जिस पे बात होनी चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। और आपने सुन ही लिया कितना अटैक हुआ है, कोर्ट में दौड़ रहे हैं बेचारे, तो सब अगर सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यही सबसे बड़ा सपोर्ट है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।